स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको जो यूपी बोर्ड में जो चैप्टर हमने विलियन स्टार्ट कराया था उसके पिछले सालों के क्वेश्चंस। ठीक, पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो आसान सा हम एक एक टॉपिक ले रहे हैं, उस पर हम आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन बताएंगे कि इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने आज टॉपिक लिया है अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पे, और किसके अणुओं की संख्या पर? विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, ठीक, पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अणुओं की संख्या ज्यादा है या मोलों की संख्या ज्यादा है, ठीक, समझ में आ गया, तो वो उनके जो गुणधर्म है वो ज्यादा होंगे, उनका जो परिमाण होगा वो ज्यादा होगा, अधिक होगा। अब ये गुण हैं कौन कौन से? जो कि विलेय पदार्थ अगर कम डालते हैं तो उनका मान कम होता है, विलेय पदार्थ ज्यादा डालेंगे तो उनका मान ज्यादा होगा। वो गुण कौन कौन से हैं? तो यहां देखते हैं, पहला गुण है, ये 4 होते हैं कुल मिला के। पहला है बच्चों, यहां पर जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। दूसरा है इसमें क्वथनांक, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा है इसमें हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। ये 4 आपके कोर्स में हैं, 4 आपके सिलेबस में हैं, अणुसंख्या गुणधर्म, और ये विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलायक पर नहीं, विलेय। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब, अवनमन कहते हैं कम होना, कहते हैं ना उन्नति, अवनति, है ना। तो उन्नति का मतलब आप बढ़ रहे हो, गुणों में विकास हो रहा है, बढ़ रहे हो आप। उन्नति का मतलब आप पैसे में बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजों की उन्नति हो सकती है, शिक्षा में बढ़ रहे हो, हैं, उन्नति। और ये उन्नति, उन्नयन, बढ़ना, बढ़ जाना, और अवनमन, घट जाना, ठीक। अवनमन क्या हो गया? घट जाना। तो वाष्प दाब, जैसे जल है, पानी है, तो उसमें उसका जो वाष्प दाब होगा एक निश्चित ताप पर, ठीक है, वो उसका मान कुछ और होगा। लेकिन अगर उसमें आप शुगर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ग्लूकोज या यूरिया, ऐसे अवाष्पशील पदार्थ डाल दीजिए, तो उसी ताप पर उसकी वाष्प कम बनेगी, तो उसका जो वाष्प दाब है वो भी कम हो जाएगा, ठीक। तो विलेय पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन, यानी अगर जल 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है वो
उबलता है, बॉयल होता है। अगर उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत शुगर है, चीनी है, या ग्लूकोज है, या यूरिया है, या नमक है, ऐसा डाल दिया तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, कुछ ज़्यादा पर उबलेगा फिर वो, ठीक। और वो निर्भर करता है कितना बढ़ोतरी होगी, कितना इंक्रीज होगा, कितना ज़्यादा होगा उसका, वो निर्भर करेगा जो आप मिला रहे हो अवाष्पशील पदार्थ, चीनी, यूरिया या कुछ मिला रहे हो, उसके अणुओं की संख्या पर। जितना ज़्यादा मिलाओगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक। हिमांक में अवनमन, हिमांक जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब आपने कुछ उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, यूरिया, ग्लूकोज या कुछ और, तो वो 0 पे नहीं जमेगा, 0 से कम पर आपको फ्रीज करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। 0 से कम पे वो जमेगा, यानी माइनस में। तो ये क्या हुआ, अवनमन, कम हो गया। और परासरण दाब, परासरण दाब क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 विलयन अलग किए गए हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो क्या होगा, अपने आप ही एक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का प्रवाह होता है, विलायक का प्रभाव होता है, समझ में आ गया। एक तरफ मान लीजिए पानी है, जल है, एक तरफ चीनी का विलयन है, तो जल से, जल ज्यादा है, जल अपनी ज्यादा मात्रा से कम की ओर जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, ठीक, यानी विलायक जो है विलयन की तरफ जाएगा अपने आप ही। और इसको रोकने के लिए जो विलयन पर दाब लगाया जाता है वो क्या होता है, परासरण दाब होता है। ये मैंने शॉर्ट में समझाया, एक एक करके मैं और बताऊंगा आपको। अभी मैं एक ही टॉपिक ले रहा हूं इस वीडियो में, इस पर न्यूमेरिकल भी करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो यहां हम पहले ले रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये जानते हो, ये मान लीजिए शुद्ध विलायक ले लिया मैंने, और शुद्ध विलायक ये आपने, ये शुद्ध विलायक है, ठीक, ये शुद्ध विलायक है। अब एक निश्चित ताप पर, ताप आपने निश्चित कर दिया, ताप मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस से फिक्स कर दिया, ठीक। और अब 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि कुछ वाष्प बनेगी। अब मान लीजिए यहां पे क्या बन रही है, ये क्या है, ये है वाष्प। इस वाष्प को मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, किससे, और इससे भी ना दिखे तो और है हमारे पास कलरफुल मार्कर, ये है, ये वाष्प है, ठीक, समझ में आ गया। यानी ये ज्यादा दिखानी पड़ेगी क्योंकि अकेला है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये क्या है, वाष्प है। और वाष्प जो है वो किस पर दाब लगाने लग जाएगी, वाष्प इसकी सतह पर ही दाब लगाने लग जाएगी, समझ में आ गया। यानी कि किसमें, ये इस पर इक्विलिब्रियम में यानी साम्यावस्था की स्थिति में ये दाब लगाने लग जाएगी वाष्प, तो वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी क्या है, ये हमने विलयन बना लिया, इसमें कुछ हमने ये है, ये क्या है, जल ही है, और उतना ही जल लीजिए, जितना जल यहां लिया उतना ही जल यहां लीजिए आप। यहां पे हमने जल ले लिया, ठीक है। अब जल को उसी को 40 डिग्री सेल्सियस पर ही लीजिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये भी 40 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इसमें आपको कुछ अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विलेय मिलाना है, अवाष्पशील विलेय मिलाना है, यानी विलयन बनाना है। ये क्या है, ये शुद्ध विलायक है, ये आपका शुद्ध विलायक, ठीक। और इसमें क्या मिला दिया आपने, कुछ आपने ये मिला दिया, ये कुछ बड़े दिखा रहा हूं मैं, इसके अणु बड़े होंगे, अवाष्पशील पदार्थ के अणु होंगे। ये क्या है, अवाष्पशील विलेय,
ठीक, यहां समझ में ना आ रहा हो तो अब यहां बता देता हूं, ये क्या है, अवाष्पशील। और देखिए इससे ही लिख रहा हूं मैं, अवाष्पशील विलेय। और ये विलायक है, ये जो ब्लैक से दिख रहा है ये क्या है, विलायक। ठीक, ये है। तो अब होगा क्या कि यहां पर वाष्प कम बनेगी या ज्यादा बनेगी। देखिए आपने देखा होगा चीनी अवाष्पशील क्यों कह रहे हैं हम, और जल है वाष्पशील, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प में नहीं बदल रहा। जिस ताप पर जल जो है वाष्प में बदल जाएगा उस ताप पर ये नहीं बदलता है। चीनी वगैरह आपने देखे क्या वो अपने आप ही वाष्प में बदल जाते हैं, नहीं, जबकि जल जो है जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक, तो यहां ये आसानी से वाष्प में नहीं बदलते हैं, तो यहां जो वाष्प बनेगी वो कम बनेगी ज्यादा बनेगी, बताइए। ये कम बनेगी, यहां मैंने कम दिखाया है, देखो कम ही वाष्प है। ठीक है, ये क्या है, वाष्प है। और किसकी वाष्प है, ये विलायक की ही होगी, विलेय की नहीं होगी। विलेय तो खुद भी वाष्प में नहीं बदलता है, लेकिन वो रोकता है किसको, जल के यानी विलायक के अणुओं को। कि आप भी रुक जाओ, एक साथ ही रहेंगे ना, मेरा भी मन कैसे लगेगा। हाँ, होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि वो खुद तो पास होना ही, उन्हें उम्मीद है कि वो पास नहीं होंगे, खुद सोच लेते हैं मौज मस्ती करनी है, और बच्चों को भी अपने पास जो है वो क्या है, रोक लेते हैं। हाँ, उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या होगा, वो भी उनके चक्कर में रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर ये क्या होगा कि ये जो अणु हैं, किसके, जो विलेय के अणु हैं, इसके जो विलेय हैं, विलेय के अणु हैं, ये थोड़े भारी भी होते हैं और ये बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में आ जाते हैं, किसके बीच में आ जाते हैं, ये विलायक के अणुओं के बीच में आ जाते हैं, उन्हें रोकते हैं। जैसे ये जाना चाह रहे हैं, ये अणु जाना चाह रहा है, तो इसके क्या है, इसके बीच में आ जाएगा, ये रोकेंगे। ये वाले जो अणु हैं ये क्या होंगे, ये रोकेंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो ये निकलने नहीं देते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। कुछ अगर किसी गेट पर क्लास से बच्चे जा रहे हैं, क्लास से बच्चे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ते पर खड़े हो गए कुछ लोग, तो बताइए क्या निकलना आसान होगा या कठिन होगा, निकलना कठिन हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो ये विलेय पदार्थ ऐसे ही होते हैं, ये रोकते हैं और वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प का जो दाब है, वाष्प का जो दाब है वो भी कैसा होगा, वो कम बनेगा। तो यहां पर वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि ये रोकते हैं विलेय पदार्थ के अणु, और जितना ज्यादा विलेय पदार्थ के अणु होंगे उतना ज्यादा वो रोकेंगे किसको, विलायक के अणुओं को वाष्प में जाने से। समझ में आ गया बच्चों। तो ये है कि जितनी कमी होती है उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। और अगर कितनी कमी हुई और पहले कितना था तो उसे कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। पहले कितना था और कितने की कमी हो गई, तो जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो उसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे डिराइव करेंगे। इसके लिए देखिए, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक, बराबर P प्रेशर नॉट। इसको किससे डिनोट करते हैं आप, P नॉट, यहां पर लिखते हैं इसको P नॉट। समझ में आ गया। और ये किसका है, विलायक का है। तो विलायक को किससे मान रहे हो आप, विलायक को 1 से मानोगे या 2 से मानोगे, इसको आप किसी से भी मान सकते हैं, या A से मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां ये हो गया आपका 1 मान लिया है मैंने, 1, ठीक, P1, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट हो गया। इसी अब देखिए
विलयन का वाष्प दाब बराबर P, विलयन को किससे माने, विलयन का आप मान सकते हो PS से, PS, ठीक, समझ में आ गया, PS हो गया, ये सॉल्यूशन का है विलयन का। तो अब वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन कैसे होगा, कमी कितने की हो गई, कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाष्प ज्यादा है, ये ज्यादा है, शुद्ध का ज्यादा है, और विलयन का कम हो जाता है क्योंकि रोकती है वहां पे, विलय के अणु रोकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस PS, ये हो गया, ठीक। अब आता है कि आपेक्षिक, ये जो शब्द है आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब ये तो कमी हो गई। अब तुलना कैसे करें, पहले कितना था, शुद्ध का कितना था, ठीक है, कमी कितने की हो गई, शुद्ध का कितना था, तो अगर इससे हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आपेक्षिक अवनमन बन जाएगा, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये क्या होता है, ये होता है बराबर P1 नॉट, ये शुद्ध का है, माइनस PS अपॉन P1 नॉट। आप P नॉट भी लगा देंगे, P1 न करके P नॉट भी लगा देंगे तो भी वो सही माना जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो यहां पर ये ये विलायक का ही है, ये हो गया। अब ये निर्भर किस पे करता है, ठीक, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझ में आ गया, यानी वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं हम, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक। तो ये अगर आपने ऊपर वाला नोट कर लिया हो और समझ में आ गया होगा तो मैं इसको यहां से रफ किए देता हूं, ठीक, और इसको अब समझाते हैं। यानी वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे इसको, यहां देखिए वाष्प दाब यानी विलयन वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन, ये तो अवनमन हो गया, अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। यानी अवनमन कितने की कमी हो रही है और पहले कितना था, इसके अनुपात को हम, अब ये निर्भर किस पे कहता है, राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम के अनुसार राउल्ट नियम के अनुसार, देखिए अगर हम राउल्ट नियम को देखें तो राउल्ट नियम जो है दोनों के लिए दिया गया है। अगर दोनों ही वाष्पशील पदार्थ हैं, जैसे जल है और इथेनॉल है, दोनों ही वाष्प अवस्था में बदलते हैं, तो भी उन्होंने नियम दिया है, राउल्ट का नियम वहां पे वाष्पशील पदार्थों के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर वाष्पशील में अवाष्पशील डाल दिया है तो उसके लिए भी उन्होंने नियम दिया है, वो क्या है देखते हैं। यहां इसको मैं
यहां से मिटाई देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। राउल्ट नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए यानी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले हुए हों, विलयन के लिए वाष्प दाब का अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों और ये विलेय पदार्थ कैसे हैं? अवाष्पशील। ठीक है, के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक, यानी राउल्ट नियम क्या कहता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां पर हमारा क्या था, P01 माइनस PS अपॉन P01 ऐसे है बराबर मोल अंश विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ को क्या मान रहे हैं, इसको विलायक मान रहे हैं 1 को, तो उसको 2 मान लीजिए। मोल अंश का क्या होता है, मोल अंश को काई से यानी x जैसे बनता है वो मोल अंश किसके 2। ये किसके मोल अंश हैं, विलेय के मोल अंश, यानी ये किसके हैं, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज। ये मान लीजिए उसमें आ जाता है क्वेश्चन आपके इसमें MCQ में, तो भी आप प्रभाज अगर आ जाता है तो वो भी सही है, मोल प्रभाज। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज। तो यहां ये चीज क्लियर है आपका। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P01 माइनस PS अपॉन P10 इजिकल टू किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। यह अनुपात होता है ये। ठीक है ना, नीचे क्या होता है, मोल अंश है तो ये दशमलव में आते हैं और दोनों का विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां विलेय के मोलों की संख्या रख देंगे और यहां दोनों के जो विलयन में जितने भी आपके अवयव हैं उनके मोलों का योग यहां पर रख दिया जाएगा। अगर और भी है कोई तीसरा कोई अवयव है तो उसका भी यहां पर जोड़ देते हैं, जितने भी होंगे। अगर मान लो आपने 3 आपके पास हैं अवयव और तीसरे अवयव का आप निकालना चाहते हो तो यहां उसके मोल रखेंगे N3 और नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3। समझ में आ गया। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जो विलयन है वो तनु है, तनु का मतलब समझ रहे हो, उसमें पानी बहुत ज्यादा है और विलेय की मात्रा बहुत कम है। उस केस में क्या होता है, कभी कभी हम जैसे यहां पर इसको नीचे जब यहां कंपैरिजन किया जा रहा है तो विलायक के मोल तो रहने देते हैं, विलेय के मोलों को यहां नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, यानी जब N2 वेरी वेरी लेस देन N1
यानी विलायक के मोलों की तुलना में ये बहुत कम है, थोड़ा सा हमने डाल दिया है, ठीक। तब क्या होगा, P01 माइनस PS अपॉन P01 बराबर N2 बाई N1, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, ठीक है। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये प्रश्न है इस पर जो हम वाष्प दाब का अपनमन बताया है, 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है, 2019 में 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है ये दे रखा है, तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अगर हम इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, तो विलायक का वाष्प दाब किससे प्रदर्शित करते हैं, P01 से, 1 मानते हैं इसको, तो इसमें कितना है 0.416 और बार ये दाब की इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील अनपघटय ठोस, अनपघटय समझते हो, जैसे वो विद्युत अपघटय नहीं है, सोडियम क्लोराइड है वो आयनों में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड है वो आयनों में टूट जाता है, तो वो विद्युत अपघटय होते हैं, यानी टूट जाते हैं, विद्युत प्रवाह करने पर वो टूट जाते हैं आयनों में, यानी जिनके जो जलीय विलयन है उनमें विद्युत प्रवाह हो जाता है, तो ये अनपघटय हैं। अनपघटय का मतलब जो कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा जल में, वो 2 मोल नहीं बनेंगे या 4 मोल नहीं बनेंगे, ठीक, वो टूटेगा नहीं आयनों में, तो वो अनपघटय ठोस अवाष्पशील है। तो इसका कितना ग्राम लिया है, 0.5 ग्राम, तो इसको मानते हैं W2, ये 2 क्या है, हमने विलेय के लिए लिया है, विलेय, और W ये 1 जो लिया है 1 ये विलायक के लिए है, क्योंकि विलायक ज्यादा होता है तो उसको 1 नंबर देते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, ये कितना है 0.5 ग्राम, ठीक है। ये विलेय का भार है, क्या है, विलेय का भार, विलेय है ये, विलेय का भार या द्रव्यमान, ठीक, ये हो गया। अब इसको 42 ग्राम विलायक में, विलायक क्या है, विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, W1, विलायक का द्रव्यमान कितना है 42 ग्राम, तो ये है 42 ग्राम, समझ गए बच्चों, ये विलायक है 42 ग्राम, ज्यादा ही होता है, सीधा सीधा समझिए, विलायक वो होता है जो ज्यादा होता है और विलेय कम होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो गए आप, ठीक। मोलर द्रव्यमान जो है वो ग्राम प्रति मोल, ये जो द्रव्यमान है यानी ये विलायक का है, ये किसका है, विलायक का, तो विलायक का मोलर द्रव्यमान M1, यानी जितने भी विलायक वाले हैं, विलायक वालों को हम यहीं रख लेते हैं, तो ये है M1 मोलर द्रव्यमान, कितना है 84 ग्राम प्रति मोल, मोल -1 ऐसे कर देते हैं, मोल -1, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मोल -1 यानी 1 मोल में, तो मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में ही होता है, समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब किससे दिखाते हैं, PS कितना है 0.414 बार। अब समझिए इसका शुद्ध विलायक का 0.416 था, इसका 0.414 है, 414 है, ये कम हो गया है, होगा ही होगा, वो तो कम कर देता है ना, अवनमन कर देता है, ठीक है। और ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोलर द्रव्यमान यानी कि M2, ठोस का 2 वाला विलेय माना है, तो विलेय का आपसे पूछा है M2, तो इस विधि से हम किसी भी अज्ञात जो भी हमारे पास, हमें पता नहीं है कि कौन सा ठोस हमने उसमें मिलाया है, तो अगर हमें अणुभार पता करना हो और एक बार अणुभार पता चल गया, ठीक, या मोलर द्रव्यमान पता चल गया, तो हमें यह भी पता चल सकता है वो कौन सा पदार्थ था, उसका नाम भी हम पता कर सकते हैं, सूत्र भी उसका निकाल सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। तो हमें मोलर द्रव्यमान निकालने का ये जो है ये एक तरीका है, ठीक है, एक विधि है, किसी ठोस का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं इस विधि से हम, समझ में आ गया। तो देखिए M2 निकालना है,
अब समझिए सूत्र क्या है आपके पास, P01 माइनस PS अपॉन P01, ठीक। और तनु विलयनों के लिए लेके चलूं अगर मैं, तो ये क्या होता है, ये विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। और इसको अगर ओपन करें हम तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहां पर N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ये हो गया। अब देखिए इसके तुलना में ये अगर बहुत कम है तो इसको छोड़ देते हैं, तो है भी देखो कितना है 0.5 ग्राम है केवल, ठीक। जबकि ये कितना ले रखा 42 ग्राम, 0.5 ग्राम जो है वो 42 ग्राम जल में है, विलायक भी कुछ भी हो सकता है तो उसमें है, तो 42 ग्राम और 0.5 ग्राम तो काफी अंतर है, तो बहुत कम है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं यहां पे। तो N2 अपॉन N1 हो गए। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर इसका मान मैं लिखे देता हूं, इसका जो मान है वो क्या है, P01 है, P0 है आपका 0.0416 माइनस PS सॉल्यूशन का 0.414 है, डिवाइडेड बाई है P0, तो ये कितना है, ये 0.416, ठीक, ये हो गया। अब इसको ओपन कर दो आप, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, ये आ जाएगा हाँ, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया। इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो ये कितना आता है, 6 में से 4 गया आपका, 2 बचा, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0.002 अपॉन ये आता है 2 अपॉन 0.416, ठीक, ये हो गया बराबर W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, M2 निकालना है, M2 निकालना है, ठीक। तो M2 का फॉर्मूला बना लीजिए, इसको यहां ले आइए आप, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, यहां पर यहीं बता देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा M2 बराबर, यहां देखिए इसको, M2 बराबर हो जाएगा क्या, W2 इंटू M1 इंटू 0.416 डिवाइडेड बाई 416 डिवाइडेड बाई 0.002 इंटू W1। अब इसका मान रख दीजिए M2 बराबर, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए, W2 है कितना, W2 है यहां पे आपका 0.5 ग्राम, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं 0.5 ग्राम W2 हो गया, मल्टीप्लाई M1 कितना है, M1 है 84 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा पर मोल इनटू है, फिर उसके बाद 0.416, ठीक है। तो ये इसका तो काम खत्म हो गया, यहां से इसको मैं रफ किए देता हूं इसको, ठीक है, ये कंफ्यूजन होगा, इतना हो गया, ठीक। 84 डिवाइडेड बाई 0.002 मल्टीप्लाई है W1 कितना है, यहां पर 42 है, ठीक, समझ में आ गया बच्चों। और 0.002 जो है वो इसमें बार में है, किस में है, ये बार में है, और ये भी किस में है, ये बार में है, ठीक, ये यूनिट होती है इनटू आपका जो बचा W1 क्या है 42 ग्राम, ठीक। और ग्राम को मैं जी से दिखा रहा हूं यहां, तो समझिए इसको, यहां पर ये इसको साफ किए देता हूं यहां से, ठीक है बच्चों। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा,
ठीक है, और बार से बार कट जाएगा। इसका मतलब ये बचा क्या, ग्राम पर मोल, और ग्राम पर मोल में ही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको आप देखिए कैसे कर सकते हो, ये आपने नोट कर लिया होगा इधर वाला। तो देखिए M2 बराबर होता है 0.5 है इंटू 0.416 है मल्टीप्लाई 84। कोई बात नहीं, क्रम बदल गया है, ये मैंने पहले लिख दिया है, ये बाद में है, लेकिन है तो वही। और 0.002 है और 42 है। ठीक, इसको आप सॉल्व करना आसान है। ठीक है, ये कितने बार गया, 2 जा गया। ठीक है बच्चों, और अब देखिए 1 2 3 कितने प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है, 1 2 3, तो ये पॉइंट काट दीजिए, हटा दीजिए पॉइंट, बचा क्या 0.5 मल्टीप्लाई 416 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना रह गया है, 5 30, 3 कैरी, 5 5, 3 3 लिख लीजिए यहां पर, 8 हो गया, 5 20, 20 हो गया ये। ठीक है, और एक प्लेस पे पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका किस में आएगा, ग्राम प्रति मोल में आएगा बच्चों। किस में आएगा इसका आंसर, ग्राम प्रति मोल में आएगा। ठीक, 208। और ये किसका है, अणुभार है, ये विलेय का अणुभार है। समझ में आ गया, तो पूरा जो प्रश्न है आपकी समझ में आ गया होगा। 208 ही आ रहा है इसमें, चेक करते हैं इसको, इसका जो आंसर है वो 208 ही आ रहा है, करेक्ट। ठीक, अगर आप अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को लिख लिख के, पहले शुरू में बेशक टाइम लगाइए, किसी चीज को करने के लिए पहले शुरू में टाइम लगाइए, ढंग से उसको समझ लीजिए, एकदम ही स्पीड में मत चलने लग जाओ। ट्रेन होती है पहले स्लो चलती है, फिर फास्ट होती है ना, तो आराम आराम से कीजिए। अब पहले ही डर जाओगे कैलकुलेशन कैसे होंगी, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं, आराम आराम से पहले वैल्यू रखिए, फिर धीरे धीरे उसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। पहले टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें मोलर द्रव्यमान पूछा था, हो सकता है कि आपसे जो भार है, जो द्रव्यमान है विलेय पदार्थ का, वो पूछ लिया जाए। ठीक, या वाष्प दाब पूछ लिया जाए, विलायक का, विलयन का दे रखा हो। समझ में आ गया, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, और इतना आप कीजिए इसको, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।